एसजी टीचर ट्रेनिंग के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम अपनी जो अगली शिक्षण विधि है विश्लेषण और संश्लेषण उसका हम अध्ययन करेंगे। यह विधि थोड़ी बहुत जो समानता लिए हुए है वह आगमन और निगमन विधि से लिए हुए है, ठीक है। उसी को ही हम थोड़ा ध्यान में रखते हुए आज इस विधि का हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं विश्लेषण विधि। विश्लेषण विधि में सबसे इसकी जो परिभाषा के तौर पे हम यदि इसकी जानकारी देखेंगे तो ये है कि समस्या या तथ्यों को छोटे छोटे पदों में विभक्त करना। यानी जब हम किसी समस्या को हल करते हैं तो उस समस्या को हल करने से पहले उस समस्या को पहले देखते हैं कि समस्या के अंतर्गत जो है कौन कौन सी विषय वस्तु आ रही है, उसको हमको किस तरीके से सही समय पर और उसका सही रूप से निष्कर्ष निकालना है। इसके लिए हम उस समस्या को छोटे छोटे खंडों में विभक्त कर लेते हैं और जब हम उसको छोटे छोटे खंडों में विभक्त कर लेते हैं तब जो हमारा जो दूसरा इसमें सूत्र आता है अज्ञात से ज्ञात की ओर, इसमें हम चलते हैं, जिसमें हम ये देखते हैं कि जब हम समस्याओं को छोटे छोटे भागों में बांट लेते हैं तब हम उसके निष्कर्ष के लिए उसको समस्या के हल करने के लिए कई सारे हम प्रयोग करते हैं। एक प्रयोग करते हैं, यदि हमको उस पर हल प्राप्त नहीं होता है तो हम दूसरा प्रयोग करते हैं, दूसरे के बाद तीसरा प्रयोग करते हैं। यानी हम अभी उस समस्या का समाधान खोज नहीं पा रहे हैं, यानी वो समस्या क्या हो गई, अज्ञात। जब वो समस्या जो है हमसे सॉल्व हो जाएगी, यानी उसका हम जब निष्कर्ष निकाल लेंगे तब वे समस्या क्या हो जाएगी, ज्ञात। तो जो विश्लेषण जो विधि होती है जो विश्लेषण विधि होती है वो अज्ञात से ज्ञात की ओर अग्रसर होती है। तीसरा जो पॉइंट है इसमें तर्क चिंतन मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण को अधिक विकसित करता है ये। तो इसमें क्या होता है कि जब बालकों को हम कोई समस्या देते हैं या अध्यापक के द्वारा कोई समस्या दी जाती है तब वह उसके लिए वो क्या होता है, एक नया प्रॉब्लम होती है। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वह अपने बुद्धि लब्धि का उपयोग करता है। बुद्धि लब्धि का उपयोग करने के बाद वह अपने मनोवैज्ञानिक एक तरीके से साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो अपने मस्तिष्क में तैयार करता है, जिससे वह अपने बुद्धि के दोनों पार्ट अभिसारी और अपसारी चिंतनों का विकास करता है। विकास करने के साथ ही वह अपने जो तथ्य हैं उसको छोटे छोटे भागों में वो डिवाइड करते हुए हल की तरफ अग्रसर होता है। अगला है इसमें समय और श्रम जो है वो अधिक लगता है, क्योंकि जो बालक जो होता है वह अपने प्रॉब्लम के लिए वो क्या है, एक तरीके से अनसिक्योर है, असुरक्षित है। जब तक वह अपने समस्या को हल नहीं कर लेता है या निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाता है तब तक वो प्रयोग करता रहता है, उसमें वो फीडबैक करता लेता रहता है या उसका मूल्यांकन वो करता हुआ चला जाता है। तो इसमें जो है उसको समय तथा श्रम अत्यधिक लगता है। इसका अंतिम वो सेकंड लास्ट पॉइंट आएगा, अर्जित ज्ञान जो होता है उसका स्थायी होता है। स्थायी क्यों होता है, क्योंकि जो बालक है वह स्वयं ही उस समस्या का हल कर रहा है। उसको पता है कि समस्या को हल करने के लिए मुझे कौन कौन से स्टेप की आवश्यकता होती है या मुझको कौन कौन से चरण जो है वो अपनाने चाहिए। जहाँ जहाँ पे उसको कमी लगती है, त्रुटि लगती है, तो उसको वह अपनी त्रुटि में संशोधन करता हुआ अपने समस्या को हल करने के लिए वो आगे की तरफ चलता है। इसलिए जो कार्य जो है वो उसने संपूर्ण रूप से स्वयं करा है। तो जब वो स्वयं कोई बालक जो है वो कार्य करता है या अधिगम जो है उसका वो स्थायी रूप से मस्तिष्क में जो है वो स्थायित्व हो जाता है। अंतिम पॉइंट है स्वयं हल खोजता है। वो स्वयं हल इसलिए खोजेगा क्योंकि अध्यापक जो है वो केवल मार्ग निर्देशक के रूप में अपनी जो भूमिका है वो निभाता है, जिसमें ये देखते हैं कि जो अध्यापक होता है वह मार्ग जो है बच्चों को प्रशस्त करता है। इसके ही अपोजिट जो है दूसरी विधि आएगी संश्लेषण विधि। इस संश्लेषण विधि में उसके पास जो है वो पद जो होते हैं उसके पास पहले से मौजूद होते हैं। उन पदों को वो छोटे छोटे पदों को वो क्या करता है, संग्रहित या एकत्रित करता है। एकत्रित करता हुआ तब वह कहाँ पे चलता है, वो अज्ञात की तरफ। यानी उनके पास नियम रहते हैं, नियम होने के बावजूद
वह अपने उदाहरण से ज्ञात से अज्ञात की तरफ वो चलते हैं। यानी एक तरीके से हम कह सकते हैं ये दोनों जो विधि हैं वो एक दूसरे की पूरक है, विश्लेषण और संश्लेषण। अगला आता है मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण जो होता है वो कम विकसित होता है, क्योंकि समस्या का जो समाधान है वह जो अध्यापक है उनको ज़्यादा जो है बालक उनके ऊपर डिपेंड रहते हैं, क्योंकि उनको नियम पहले से पता रहता है, उनको जो सूत्र जो फॉर्मूला होता है उनको पहले से पता रहता है, इसलिए उनको इसमें ज़्यादा खोज करने के लिए आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसे कि इसमें हम विश्लेषण में देखते हैं उनको नियम मालूम नहीं पड़ते हैं, लेकिन वो नियम की तरफ जाते हैं, उसमें वो खोज करते हैं, स्वयं ही पदों का निर्माण करते हैं, पदों का निर्माण करने के बाद वो निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। जबकि इसमें क्या है, इनको नियम पहले से मालूम है, लेकिन वो अपना जो उदाहरण है वो सॉल्व करते हुए चले जाते हैं। अगला इसमें समय और श्रम विश्लेषण की तुलना में क्या होता है, कम लगता है, क्योंकि निगमन विधि में हम देखते हैं कि नियम पहले से मालूम पड़ता है, बस हमको नियम से संबंधित जो है उदाहरण करने पड़ते हैं, और जो बच्चा जो है वो अर्जित जो ज्ञान है वो स्थायी रूप से कर लेता है। किसकी तुलना में, विश्लेषण की तुलना में। इसमें ये है दोनों विधि में सबसे मूल अंतर ये आएगा कि विश्लेषण के अंतर्गत बालक के जो तर्क या चिंतन है या मनोवैज्ञानिक जो दृष्टिकोण जो होता है वो अधिक से अधिक जो है वो विस्तारित होता है, और विश्लेषण में जो तर्क चिंतन है वो विश्लेषण की तुलना में कम होता है संश्लेषण के अंतर्गत। फिर आता है इसमें अध्यापक की जो सहायता होती है वो अधिक पड़ती है, क्योंकि इसके संश्लेषण विधि में जो डाटा जो होता है, जो विषय वस्तु जो होती है वो पहले ही बच्चों को प्रोवाइड करा दी जाती है, जिसके तहत जो बालक है वो नियम के अंतर्गत अपने विषय वस्तु को वह रीड करता है। तो इसमें ये जो विधि है संश्लेषण विधि है वो छोटे बच्चों के लिए लाभदायक है, जबकि विश्लेषण जो विधि है वो जो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक वाले बालक होते हैं उनके लिए लाभदायक होती है। विश्लेषण विधि है वो प्रतिभाशाली बच्चों के लिए या आपके जो सृजनात्मक बालक बच्चों के लिए होती है, जबकि संश्लेषण जो विधि होती है ये आपके अधिगम में जो सामान्य बालक होते हैं उनके लिए लाभदायक होती है। आज की जो संश्लेषण और विश्लेषण विधि है इसका हमने अध्ययन जो है विस्तार पूर्वक किया। आने वाली क्लास में हम अगला जो शिक्षण विधि है उसका हम अध्ययन करेंगे। थैंक यू।